हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स की आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फ्लूइड स्टैटिक्स। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी थी, सबसे पहले बात करी थी फ्लूइड प्रॉपर्टीज की, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा भी चल सकता है ये टॉपिक, इसको हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स यहाँ पे आई एक आ जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में इसमें से पूछे जाते हैं और थोड़े ट्रिकी रहते हैं क्वेश्चन अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में ना आए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को क्वेश्चन और कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं, जिस वजह से आप लोगों की एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, स्पेशली फॉर इसरो एंड गेट। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़े बहुत फॉर्मूला है और इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स का डेरिवेशन भी करवाना चाह रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे चैप्टर का ही नाम है स्टैटिक फोर्सेस, हम लोग बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स की। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता क्या है? व्हेनेवर द फ्लूइड इज एट रेस्ट, वो रुका हुआ है। एज फॉर एग्जांपल यू कैन से कि डैम के पीछे जो पानी है वो पूरा का पूरा रुका हुआ है, तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स है। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब ये है कि लेयर के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। जो दो लेयर्स होंगी लिक्विड की, हम लोगों ने जब विस्कोसिटी पढ़ा था तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन दिखाता था। पर यहाँ पे जब भी हम लोग फ्लूइड स्टैटिक की बात करते हैं तो दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है कि क्या आप लोगों का शियर स्ट्रेस जो है दैट इज टाउ स्टैटिक्स में कंसीडर होगा जब आप लोग फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हो, या आप लोग बात कर रहे हो व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो वहां पे शियर स्ट्रेस पिक्चर में आएगा या नहीं आएगा? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। एसएससी जेई में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, वैसे तो आंसर आप लोगों को सीधा ही याद रखे तो भी चलेगा। दैट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy। टाउ जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों जो आप लोगों की लेयर है उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन होने ही नहीं वाला है, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पे। दैट मीन्स यू कैन से जब जब आप लोगों का फ्लूइड रेस्ट पे होगा तब उस कंडीशन में आप लोगों का du अपॉन dy जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। du upon dy is equals to zero, that means ultimately your tau will be equal to zero। that means हमेशा याद रखिए whenever the fluid is at rest the shear stress cannot exist, only the normal stresses can exist। याद रखिए कि shear stress कभी भी fluid statics में या fluid rest पे हो तब एक्ट नहीं कर सकते, only the normal stresses can exist। ये बात आप लोगों को समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो यहाँ पे आप लोगों को ये बात तो पता चल गई दैट shear stress are always zero इन द फ्लूइड एट रेस्ट, और मैंने आप लोगों को कंसेप्ट भी बता दिया जिस वजह से कभी भी आप लोग इसको समझने की गलती ना करें, मींस अच्छे से समझने में आप लोगों को आसानी रहे। मूविंग अहेड, यहाँ पे अब आप लोगों को ये भी बताना है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में कौन से टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं। तो जब भी आप लोगों का फ्लूइड रेस्ट पे हो तो दो ही टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं। एक है आप लोगों का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का सीधा मतलब है, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में बात करी, जो फोर्स एक्ट कर रहा है P इज इक्वल टू रो जी एच, ये प्रेशर फोर्स आप लोगों का है। इसको आप लोग अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों को हाइड्रोस्टेटिक फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर फोर्स निकालना है तो F हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। और दूसरा जो फोर्स एक्ट कर सकता है दैट इज द ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब फ्लूइड स्टैटिक्स की आप लोग बात करोगे ओनली टू फोर्सेस कैन एग्जिस्ट। एक होते हैं आप लोगों का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ये आप लोगों के होते हैं नॉर्मल, दोनों ही नॉर्मल होते हैं। और एक होता है ग्रेविटी फोर्स, दिस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द गिवन फ्लूइड, फ्लूइड के खुद के वेट की वजह से, सेल्फ वेट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है दैट व्हाट इज टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं हम लोग जो पानी के अंदर डूबी हुई है। लेट्स से दैट, अभी तो मैं इस डायग्राम को नहीं लेता हूं, इस डायग्राम के ऊपर बाद में बात करेंगे हम लोग। लेट्स से दैट हम लोगों ने ये कोई भी ले ली है बॉडी, ये पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डूबी हुई सबमर्ज्ड बॉडी है। सो दैट प्रेशर द टोटल प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स
एक्टिंग ऑन टू अ स्टेटिक फ्लूइड। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पहली बात समझनी है कि स्टेटिक फ्लूइड में एक्ट करेगा प्लेन या कर्व्ड सरफेस के ऊपर व्हेन अ फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि टोटल प्रेशर होता क्या है। देखिए दोनों आप लोगों के जो प्रेशर अभी हम दोनों फोर्सेस की हम लोगों ने बात करी, एक होगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और दूसरा होगा ग्रेविटी फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस का समेशन होगा ये आप लोगों का बन जाएगा टोटल प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस आइदर ऑन प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस। इसी तरह सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सीओपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आप लोगों का टोटल प्रेशर एक्ट करता है। देखिए दो पार्ट होते हैं, बॉडी इस तरीके से पड़ी है तो एक आप लोगों का हो जाएगा बॉडी का नेचुरल सीजी, ये हो जाएगा आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके नीचे होगा आप लोगों का सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है। टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों को इस बॉडी को धक्का मारना है तो आप लोग जो फोर्स लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, सीओपी पे लगाएंगे, इस वजह से वो बॉडी आगे मूव करेगी। दैट मीन्स द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है कि जो स्टैटिक फ्लूइड का आप लोगों का प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, किसका एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्लूइड का जो टोटल प्रेशर है उसको हम लोग टोटल फोर्स जो है उसका हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेशर। और सेंटर ऑफ फोर्स या सेंटर ऑफ प्रेशर आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स लिख दिया, प्रेशर भी आप लोग लिख सकते हो। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर। ये आप लोग डेफिनेशन याद रख लीजिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर। ठीक है, ज्यादा डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, मेरे को एक डेरिवेशन कराना है, आप लोगों को बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये आप लोगों का लिक्विड का सरफेस है और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा माना है कि कोई भी एक आप लोगों की बॉडी सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड है बॉडी, एक बॉडी इंक्लाइन बॉडी हम लोगों ने ले ली है, इट इज सबमर्ज्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझनी होगी। ये जो है पॉइंट, दिस इज द सीजी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का जहां पे आप लोगों के टोटल फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ये तो इंक्लाइन डिस्टेंस बता रहा है, हम लोगों को दूसरा डिस्टेंस जो चाहिए वो चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस। ये तो हो गया आप लोगों का इंक्लाइन डिस्टेंस, इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस मान लेते हैं ये पॉइंट तक का, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सीजी तक का जो डिस्टेंस है वो है एच बार। हाइट कितना मान लेते हैं, फ्री सरफेस से सारी की सारी हाइट ली जाएगी, दैट इज एच बार। और ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। हमेशा याद रखिए बॉडी को मूव करना हो तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स जैसा फंडा है कि आप लोग जो फोर्स लगाओगे वो कहाँ लगाओगे, सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर। और सेंटर ऑफ प्रेशर पे जो फोर्स एक्ट करेगा इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक्सिस के किस एंगल पे एक्ट करेगा, इट विल बी 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि अभी हम लोगों ने दो चीजें अच्छे से समझी। एक हम लोगों ने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीजी जिसको हमने एच बोला, और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। मैं यहाँ पे इसको रब कर देना चाहूंगा। तो ये जो वर्टिकल हाइट बन जाएगी ये बन जाएगी आप लोगों की सीजी तक एच बार। और ऐसा मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर तक जो हाइट लग रही है इसको हम लोग बोल देते हैं एच सी। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, एच सी। और यहाँ पे जो आप लोगों का फोर्स लगेगा वो इस तरीके से एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमेशा याद रखिए टोटल प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स ऑन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग हमारी एनालिसिस को आसान करने के लिए हम लोगों को दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालनी है कि कितना फोर्स लग रहा है इस प्लेट के ऊपर और उस फोर्स की एप्लीकेशन, क्योंकि फोर्स याद रखिए कभी भी सीजी पे नहीं लगता है, वो लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो मुझे दोनों वैल्यू निकालनी है, एक निकालना है मुझे एफ की वैल्यू। तो पहले मैं एफ की वैल्यू निकाल लूं। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा याद रखिए हम लोग एक छोटी सी लेयर ले लेंगे। मैं ये पॉइंट पे एक छोटी सी लेयर ले लेता हूं जो मान लेते हैं इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस, डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये जो इंक्लाइन डिस्टेंस है ना, तो ये वाला इंक्लाइन डिस्टेंस सीजी तक का बोल देते हैं y बार, सेंटर ऑफ प्रेशर तक का बोल देते हैं वाई सीपी, और इसका जो इंक्लाइन डिस्टेंस बोल देते हैं y। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट डेल्टा एफ, हम लोगों ने छोटी सी लेयर ली है, अब देखिए इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया इस पे दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक होगा आप लोगों का प्रेशर फोर्स और दूसरा होगा आप लोगों का ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। एक सीधी सी बात बनती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो डेल एफ हो गया आप लोगों का फोर्स, प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, और एरिया इतनी छोटी सी लेयर का हम लोग ले लेते हैं डी ए। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए फिगर को ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए प्लेट जो है इट इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये प्लेट का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा है।
तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए सबसे पहले तो y विल बी इक्वल टू h साइन थीटा, y बार विल बी इक्वल टू h बार साइन थीटा एंड y c विल बी इक्वल टू एच सी साइन थीटा। सीधी सी बात है, हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सारे वर्टिकल डिस्टेंस इंक्लाइंड इस तरीके से हो जाएंगे। तो मैं h की जगह यही लिख सकता हूं कि रो जी तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ h, आप लोग ऐसा लिख सकते हो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं रब कर दूं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप लोगों का y आ जाएगा और यहाँ पे आएगा h, ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ कर दी। दिस h विल बी इक्वल टू, यहाँ पे h विल बी इक्वल टू y साइन थीटा, h बार विल बी इक्वल टू y बार साइन थीटा एंड एच सी विल बी इक्वल टू y सी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा y साइन थीटा डी ए सॉरी। तो अब सीधी सी बात है कि साइन थीटा भी कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा, रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ y डी। अब y क्या है, इस लेयर की एक इंक्लाइन लेंथ है, तो जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करते हो मैं इसको y बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि बार जो होता है समेशन होता है और इंटीग्रेशन भी समेशन है, सीधी सी बात है। तो y की जगह मैं बार लिख सकता हूं, df का इंटीग्रेशन हो जाएगा f और dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों का a, यहाँ पे सीधा आप लोग लिख सकते हो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a। तो ये आप लोगों के पास बनता है रो जी साइन थीटा, यहाँ पे y बार आगे ले लीजिए, साइन थीटा इंटू ए। देखिए वापिस मैं बता दूं, हम लोगों ने छोटी सी लेयर ली, अब छोटी सी लेयर का एरिया है dA, तो इस लेयर का आप लोग रेफरेंस लिमिट रखोगे, हायर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y बार, टोटल उसकी लेंथ। ये बात आप लोगों को समझनी है। अब y बार साइन थीटा हम लोगों ने क्या लिखा है, y बार साइन थीटा इज इक्वल टू h बार, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू रो g a h बार। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द बॉडी। हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाल लिया, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द बॉडी। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, गेट में आते हैं, इसरो में आते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो पक्का आते हैं। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तो आप लोगों को डेरिवेशन भी ये समझना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अब हम लोग इसकी निकाले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब एक सीधी सी बात है, लग कहां पे रहा है, इस पॉइंट पे, मतलब मुझे एच सी निकालना है। यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए एक सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने जो लेयर ली है, मान लीजिए उस पे जो फोर्स लग रहा है वो है df, तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कहां पे लग रहा है, df इंटू वाई विल बी इक्वल टू योर f इंटू वाई सी पी। देखिए मैंने क्या किया, दो अलग अलग मूवमेंट का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, दोनों पॉइंट पे मूवमेंट तो सेम होगी। इस लेयर पे जो मूवमेंट लग रही है वो लग रही है df इंटू वाई, और इस पॉइंट पे जो लग रही है वो हो जाएगी f इंटू वाई सी पी। इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो अब मैं df की वैल्यू पुट करूं, df की वैल्यू क्या थी हमारे पास, df की जगह मैं पुट कर सकता हूं h इंटू डी ए इंटू वाई। अब यहाँ पे कौन सा हो गया, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आ गया, यहाँ पे हाइट आ गई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, h इंटू ए। तो यहाँ पे भी फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, h बार इंटू ए वाई सी पी। ये आप लोग ध्यान रखिए, फोर्स की जगह हम लोगों ने दो वैल्यू पुट करी, दैट यहाँ पे हो रहा था h इज इक्वल टू आप लोगों का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इंटू एरिया, ऐसा आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो है h की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे देखिए h हम लोगों ने क्या बोला, h इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, तो यहाँ पे y साइन थीटा इंटू डी ए इंटू वाई, मतलब y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सामने की तरफ भी ये हो जाएगा h बार की जगह, तो h बार रहने दीजिए a, और यहाँ पे आप लोगों के पास वाई सी पी है, क्या है वाई सी, आप लोग बोले मैं वाई सी बोल रहा हूँ, तो वाई सी की वैल्यू क्या निकलती है, एच सी अपॉन साइन थीटा, क्या निकलती है एच सी अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इंटू एच सी अपॉन साइन थीटा। दोनों वैल्यू देखिए यहाँ से पुट करी है मैंने। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा को अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी ए इज इक्वल्स टू एच बार ए इंटू एच सी अपॉन साइन थीटा, एच बार इंटू ए अपॉन एच सी साइन थीटा। और आप साइन थीटा को इस तरफ जान दीजिए, तो अगले स्टेप में हो जाएगा दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा
इंटीग्रेशन, अब देखिए साइड में आप लोगों को बता दूं कि वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए का मतलब क्या हो गया, दिस इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया और सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोगों को पता है ये बन जाएगा आप लोगों का आई एक्स एक्स, क्योंकि आई एक्स एक्स में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वाई इंटू एरिया, तो ये बन जाएगा इंटू आई एक्स एक्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इज इक्वल टू एच बार ए इंटू एच सी साइन थीटा। यहां तक नोट कर लीजिए। मैं इसको ये वाले पोर्शन को रब कर देता हूं, मैं पूरा तो इरेज करूंगा तो आप लोग भूल जाओगे सब कुछ। तो ये आप लोगों को ये वाला पोर्शन मैं पूरा रब कर देता हूं तो हमारे यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए। आप लोगों को जितने स्क्रीनशॉट लेने हैं लीजिए, आप लोगों को समझना जरूरी है, कंसेप्ट बिल्डअप होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को ये बात समझ लेनी है। रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे यहीं से अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये तो लिख दिया कि ये हो गया आई एक्स एक्स। अब हम लोगों को पता है डेट आप लोगों का जो आई एक्स एक्स होता है, देखिए हमेशा याद रखिए, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो ये बन जाएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से देखें तो आई जी तो आप लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी यही रहेगा, और एरिया आप लोगों का कैपिटल है ए है, और एच किससे कनेक्टेड है, तो एच कनेक्टेड है वाई से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बार इंटू ए इंटू एच सी अपॉन साइन थीटा, तो वहां चला गया था तो एच सी बचा खाली, यहाँ पे वापिस साइन थीटा लिखने की अब जरूरत नहीं है, ये वाला साइन थीटा भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जो आप लोगों की वैल्यू है एच सी इंटू एच बार इंटू ए रहेगी। अब यहाँ पे आप लोग ये बात समझ सकते हो कि वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई साइन थीटा मतलब एच होता है, तो इसको मैं एच स्क्वायर लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है आप लोगों का वापिस ये वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे एच सी की वैल्यू निकालनी है तो एच सी की वैल्यू ये बन जाएगी आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच ए प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन एच ए, तो एक ए कट हो जाएगा, यहाँ पे एक एच कट हो जाएगा, योर फाइनल आंसर विल बी आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार होना चाहिए, वैसे ये होना चाहिए आप लोगों का एच बार, क्योंकि एच बार डिवाइड में गया आई जी अपॉन ए एच बार, यहाँ पे भी एच बार रहेगा प्लस एच बार। तो ये आप लोगों का डेरिवेशन हो गया कि अगर आप लोगों को ये सेंटर ऑफ प्रेशर किस पोजीशन पे लग रहा है, टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यू कैन गो विद दिस फॉर्मूला। और एक और छोटा सा एमसीक्यू है जो एक बार आई थिंक इसरो में पूछा गया था, मेरी गलती ना हो रही है तो यहाँ पे पूछा गया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से कौन सी जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, कौन सी ज्यादा डाउन एक्ट करती है। तो हमेशा याद रखिए द सेंटर ऑफ प्रेशर एच सी जो है, एच बार तो आप लोगों का सी जी हो गया, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है इट एक्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय दिस मच वैल्यू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। वापिस मैं रिपीट करता हूं, ऑलवेज रिमेंबर द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द डिस्टेंस ऑफ आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। डेरिवेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, एक बार वापिस प्ले करके देखिए, समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मजा आएगा। इसके कुछ केस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रब कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए आप लोगों की जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल है, कैसी है आप लोगों की प्लेट, हॉरिजॉन्टल है, तो इस कंडीशन में जो होगा थीटा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है और या तो 180 हो सकती है। तो हम लोगों को पता है दोनों ही कंडीशन में साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो जब प्लेट आप लोगों की हॉरिजॉन्टल होगी तो एच सी और आप लोगों का एच बार है वो मैच हो जाएंगे, दे विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। That means whenever your plate is horizontal, the center of pressure and your center of gravity will coincide. इससे अलग अगर आप लोगों की प्लेट जो है वर्टिकल है खाली, तो वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आप लोगों की इक्वेशन शॉर्ट होके हो जाएगी एच सी इज इक्वल टू आई जी अपॉन
ए एच बार प्लस एच बार, खाली साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर दो। तो याद रखिए दो कंडीशन है, अगर आप लोगों की प्लेट हॉरिजॉन्टल है तो इस केस में आप लोगों का थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो आप लोगों का जो एच बार है दिस विल कोइंसाइड विद योर एचसीपी। एंड अगर आप लोगों की प्लेट वर्टिकल है तब आप लोगों का साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्योंकि आप लोगों का थीटा होता है 90 डिग्री। इस वजह से द वैल्यू ऑफ एच सी फॉर वर्टिकल प्लेट विल बी आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब छोटे छोटे केसेस हैं, अगर ये जो वैल्यू है मैं रेक्टेंगल को सर्कल को अप्लाई करूं फिर उसके बाद हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ले लेंगे, तो इस वजह से आप लोगों को क्या है कि हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा केस के, अगर आप लोगों का रेक्टेंगल दे दिया जाए तो आप लोगों को किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मैंने एक रेक्टेंगल आप लोगों के लिए बना दिया है और यहाँ पे हम लोग सारी की सारी वैल्यूज लिखेंगे। सारी की सारी वैल्यूज लिखेंगे तो ये सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ पे आप लोगों का जो फ्री सरफेस है दिस इज द लेवल ऑफ योर वाटर। ये वाटर लेवल डिनोट करता है, तो सीधी सी बात है ये जो है इसका सीजी है, तो ये बन जाएगा इसका एच बार और ये बन जाएगी ये जो हाइट है ये बन जाएगी एच सी। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है दैट फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट F इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही है दैट टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी ए एच बार। यहाँ पे आप लोग वैल्यू डालो, तो हमेशा याद रखिए रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए एच बार जो होता है इस डेप्थ को हम लोग मान लेते हैं डी, ब्रेथ को हम मान लेते हैं बी, तो आप लोगों का जो एच बार होता है दिस इज इक्वल्स टू डी बाय 2, तो ये हो जाएगा रो जी और एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू डी बाय 2, तो ये हो जाएगा रो जी बी डी स्क्वायर अपॉन 2, एक शॉर्ट फॉर्मूला के तौर पे, पर इसका हम लोग कहीं यूज करेंगे आगे। अब आप आगे आप लोगों का एच सी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो एच सी फाइंड करने का फॉर्मूला प्लेट एकदम वर्टिकल है आप लोगों की, तो ये हो जाएगा एच बार प्लस आई जी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एच बार ए, तो एच बार आप लोगों को पता है क्या है डी बाई 2 प्लस आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है बी डी क्यूब बाई 12। क्या बन जाएगा आप लोगों का बी डी क्यूब बाई 12, एच बन जाएगा डी बाई 2 और एरिया बन जाएगा बी इंटू डी, तो ये हो जाएगा जाएगा 6 से, एक बार बी कट हो जाएगा और डी इंटू डी डी स्क्वायर, मतलब ये खाली डी बचेगा। लेट मीन्स इक्वेशन लेफ्ट इज डी बाई 2 और डी बाई 6। डी बाई 2 और डी बाई 6 को हम लोग ऐड कर देते हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6d प्लस 2d अपॉन 6 टू सा 12, तो ये हो जाएगा 8d अपॉन 12, मतलब ये हो जाएगा 2d बाय 3। यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट दैट योर एच शुड एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d बाय 3। पर एक ही बात का ध्यान रखना है और वो है कि आप लोगों का जो ये टॉप सरफेस है प्लेट का ये फ्री सरफेस से टच होता हुआ होना चाहिए, बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बीच में डिस्टेंस होगा तो उसका केस मैं आप लोगों को समझाता हूं अलग से, तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों को केस आई थिंक समझ में आया होगा। एक केस ले लेते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल में भी दो केस हो जाते हैं, एक ट्राइंगल जब इस तरीके से पड़ा हो और एक ट्राइंगल जब उल्टा पड़ा हुआ हो। तो पहले हम लोग ये वाला केस समझ लेते हैं कि ट्राइंगल सीधा हुआ पड़ा हुआ हो तो क्या आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है ये जो पोर्शन है जब ट्राइंगल सीधा पड़ा हुआ हो तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा एच बार और ये डिस्टेंस हो जाएगा एच सी पी। तो एच बार जब ट्राइंगल सीधा पड़ा हो तो दिस बिकम्स 2d बाई 3, कितना हो जाता है ये 2d बाई 3। तो आप लोगों को एच सी पी निकालना हो डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, तो एच बार ये क्या हो जाएगा 2d बाई 3 और इसका आई जी हो जाता है ट्राइंगल का बी डी क्यूब बाय 36, कितना हो जाता है बी डी क्यूब बाय 36 अपॉन ये एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल का, तो एरिया ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू आई एच हो जाएगा 2d बाय 3। लेट मी जस्ट क्लीन इट ऑल। bd क्यूब बाय 36 इंटू 1/2 bd इंटू d बाय
2। तो ये हो जाएगा d इंटू डी, डी स्क्वायर, एक b तो कट हो गया, एक डी डी बचेगा यहाँ पे 36/2 18 और ये हो जाएगा 9। मतलब बचेगा क्या, 2d/3 प्लस d/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, 18d प्लस 3d अपॉन 27, 9 3 27, सो 21/27 d। अगर आप लोग देखना चाहें तो सॉरी नीचे हो जाना चाहिए आप लोगों का 9 जो है, ये एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर दी। इसका ओवरऑल आंसर आना चाहिए आप लोगों का 3d/4। यहाँ पे कहाँ पे गलती हो गई, 8 + 3 27, 9 2 18 और 3 1 3 और 3 9 27, तो 18 + 3 27, तो ये जाएगा 3 7 और 3 9 नहीं, ये 3d/4 ही आना चाहिए। आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिए, ये आएगा 3d/4 ये आंसर। और अगर इसकी बजाय आप लोगों का ट्राइंगल कुछ इस तरीके से रखा हुआ हो, पूरा इन्वर्टेड रखा हुआ हो, तब आप लोगों का जो CG वाला डिस्टेंस है ये d/3 बन जाता है। 2d/3 की जगह कितना बन जाता है, d/3। तब आप लोगों का HCP आता है वो आता है d/2। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं स्क्रीन यहाँ पे क्लियर करके आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल भी ले लेता हूँ, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं प्लेट्स का, और एक निकाल लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल का। फिर मैं आप लोगों को गेट और IAS के क्वेश्चन आज के वीडियो में तो नहीं लेके आऊँ, अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 2 मीटर इंटू 3 मीटर हाइट। मतलब ये एरिया जो हो जाएगा आप लोगों का 2 मीटर इंटू 3 मीटर है। प्लेट is immersed in the water with vertically top edge parallel to and at a depth of 3 मीटर। मतलब यहाँ पे आप लोगों की जो टॉप एज जो है वो यहाँ से 3 मीटर डेप्थ है। मतलब ये फ्री सरफेस हो जा रहा है आप लोगों के लिक्विड का। मतलब ये जो डेप्थ है आप लोगों को कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अब सीधी सी बात है, ये बन जाएगा आप लोगों का 2 मीटर और हाइट बन जाएगी आप लोगों की 3 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है h रेक्टेंगल के लिए हम लोग निकालते हैं d/2, मतलब ये हो जाएगा 1.5। पर आप लोगों का जो h बार है हमेशा फ्री सरफेस से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब आप लोगों को उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो चीज हम लोग निकालेंगे, एरिया हो जाएगा 2 × 3 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। h बार क्या हो जाएगा, 3 + d/2 मतलब 1.5, मतलब दिस विल बी 4.5 मीटर। IG क्या हो जाएगा आप लोगों का, रेक्टेंगल है IG BD³/12, BD³/12 मतलब ये हो जाएगा 2 × 3³ अपॉन 12, मतलब 3 3 9 3 27 2 54 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 मीटर रेज़ टू द पावर 4। तो आप लोगों का फोर्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ρGAh बार। रो क्या हो जाएगा, वाटर है 1000 इंटू 9.81 इंटू एरिया 6 इंटू h बार हो जाएगा 4.5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये किलो न्यूटन में निकाल देता हूँ डायरेक्टली। तो चलिए पहले न्यूटन में निकाल लेते हैं। 264,870 न्यूटन डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हो जाएगा 264.87 किलो न्यूटन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछा है, मतलब आप लोगों को निकालना है h बार। वर्टिकल प्लेट है मतलब थीटा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा IG अपॉन AH बार प्लस h बार। यहाँ पे ये HC हम लोग बोलते हैं इसको। तो IG हम लोगों ने अभी निकाला 4.5 अपॉन एरिया 6 इंटू h बार कितना है 4.5 प्लस 4.5, तो 4.5 4 पॉइंट कट 6 1/6 प्लस 4.5, तो ये आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिए आएगा 4.66 मीटर। तो आई होप आप लोगों को ये जो वर्टिकल प्लेट है इसका डेटा तो अच्छे से समझ में आया होगा। एक ट्राइंगल के लिए भी डेटा ले लेते हैं जिस वजह से आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसी तरीके का ट्राइंगल हम लोग लेते हैं स्ट्रेट वाला। यहाँ पे दिया हुआ है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 2 मीटर एंड अल्टीट्यूड 3 मीटर। मतलब आप लोगों को आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड सेम होती है। तो आप लोगों को बेस दे दिया है 2 मीटर एंड जो टोटल हाइट है वो दे दी है ये जो है 3 मीटर।
आगे दिया हुआ है इज इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर सच दैट इट्स बेस इज पैरेलल टू एंड एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। उसका बेस है पैरेलल टू द सरफेस एंड अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, मतलब ये जो टॉप सरफेस है ये आप लोगों के वाटर के फ्री सरफेस को टच कर रहा है। ये आप लोगों को याद रखना। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसका तो आप लोग डायरेक्टली अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे आप लोग निकाल सकते थे। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से निकालोगे, डायरेक्टली 3D/4 से। डायरेक्ट आप लोग h कैसे निकालोगे, 3 इंटू डी बाय 4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9/4। तो 9/4 कितना हो जाता है, 2.25 मीटर। अगर ये जो प्लेट है ये फ्री सरफेस से कुछ भी डिस्टेंस डाउन होके कुछ ऐसे बन रही होती, तब आप लोगों को पिछले सम की तरह सारी की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती। जैसे आप लोगों का f है, h है, और जो भी वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है वैसे वो सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करनी पड़ती। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका ही, ट्राइंगल का केस का। इसको मैं रब कर दूं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है अ ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ 1.8 मीटर बेस। मैं बेस लिख देता हूं 1.8 मीटर एंड हाइट 2.4 मीटर इज फुली इमर्स्ड इन वाटर वर्टिकली विथ इट्स एपेक्स बिलो। एपेक्स बिलो मतलब ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से पड़ा है। ओके आगे देखिए, द बेस इज पैरेलल टू एन अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। मान लीजिए फ्री सरफेस है तो ये जो बेस की जो डेप्थ आ रही है ये आ रही है 1.2 मीटर। ओके अब आप लोगों को एक बात तो पता है कि जब ट्राइंगल ऐसे पड़ा हो तो ये जो हाइट होती है CG तक ये होती है आप लोगों की D/3। ये केस में मैंने आप लोगों को बताई थी 2D/3, यहाँ पे D/3। तो टोटल डेप्थ कितनी आप लोगों की h, मतलब ये 2.4 में से निकल जाएगी। ये हम लोग निकाल लेंगे अलग से। वही चीज निकालनी है आप लोगों को, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। सबसे पहले तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू 1.8 इंटू 2.4। सॉल्व कर लीजिए तो आता है 2.16 मीटर स्क्वायर। IG ट्राइंगल का क्या हो जाता है, BH³/36। तो B है 1.8 आप लोगों का, इंटू आप लोगों का H है 2.4 का क्यूब अपॉन 36। तो ये कुछ आएगा 0.69 मीटर रेज टू दी पावर 4। अब h बार कैसे निकालेंगे, देखिए h बार निकलेगा डेप्थ 1.2 प्लस D/3। D/3 मतलब 2.4/3, मतलब ये हो जाएगा 0.8 प्लस 1.2 मतलब 2 मीटर। तो f कैसे निकलेगा, रो जी ए एच बार। रो जी ए एच बार मतलब 1000 इंटू 9.81 इंटू 2.16 इंटू 2। मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है, कुछ ये आता है आंसर 42380 न्यूटन। ये आप लोगों का आंसर आता है। किलो न्यूटन में करे तो 42.38। इसी तरह सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार कैसे निकाल, एच सी आप लोग कैसे निकालोगे, IG अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। IG हम लोगों ने कितना निकाला अभी 0.69 अपॉन एरिया कितना है 2.16 इंटू एच बार है 2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आता है आंसर 2.16 मीटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। जितनी चीजें मैंने बताई आज आप लोग उतनी बातों का ध्यान रखें। कल इस चैप्टर को मैं कुछ हद तक पूरा कर दूंगा, आंशिक तौर पर कुछ और चीजें आप लोगों को बतानी है। फिर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे बुयांसी के ऊपर। तो कल आप लोगों का हीट एंड मास की क्लास रहेगी और मैं फ्लूइड की क्लास साथ में पोस्ट करूंगा जिसमें इससे रिलेटेड SSC JEE इसरो और गेट के क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर डेली अपडेट्स 6 बजे की क्लास के लिए तैयार रहिए। कल जो हमारी क्लास रहेगी दिस विल बी ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर। तीनों के तीनों दिन हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर में ये चैप्टर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे SSC JEE गेट और इसरो और IAS के। सो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कमेंट्स हो तो कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत।